नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने कल पाचन तंत्र और अवशोषण वाले चैप्टर के अंदर दांत और जीभ के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए हम बिना टाइम पास किए सीधे टॉपिक पर चलते हैं, लार ग्रंथियों पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर भी लार ग्रंथियों के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। हमने यह भी बता दिया था आपको कि लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा। पहली ग्रंथि मैंने आपको बताया था कि पैरोटिड होती हैं, और दूसरी ग्रंथि होती हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर बोलते हैं इसको। और तीसरी होती हैं सब लिंगुअल। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो ये पैरोटिड ग्रंथि होती हैं यह लार ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं, और ये सब मैक्सिलरी या सब मैंडिकुलर ग्रंथि होती हैं ये सबसे अधिक लार स्रावित करती हैं। और जो सब लिंगुअल ग्रंथि होती हैं यह लार ग्रंथियों के अंदर सबसे छोटी लार ग्रंथि होती हैं। और जो ये सब मैक्सिलरी ग्रंथि या सब मैंडिकुलर ग्रंथि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब मैक्सिलरी और मैक्सिला और मैंडिकुलर के जो जुड़ाव स्थल होता है वहाँ पर जॉइंट पर ये पाई जाती हैं, इसलिए इसको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिकुलर बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों का अध्ययन करेंगे, तो आप वीडियो में आगे बने रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पैरोटिड ग्रंथि। दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि को हम सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होती हैं। यहाँ पर अपना ईयर कैप्सूल होता है, और यहाँ पर मैक्सिला ग्रंथि होती हैं, ग्रंथि नहीं होती हैं सॉरी, मैक्सिला होता है, और यहाँ पर मैंडिकुलर होता है। और जो अपनी मैक्सिला पैरोटिड होती हैं यह ईयर कैप्सूल के आगे पाई जाती हैं। तो यह ईयर कैप्सूल के यानी कि कर्णपरों के बिल्कुल आगे की ओर पाई जाती हैं, और यह अपनी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होती हैं। तो यह संख्या के अंदर 2 होती हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यह पैरोटिड ग्रंथि हैं। और जो दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि अपना सीक्रेशन होता है उसको एक नलिका के माध्यम से माउथ कैविटी के अंदर पहुंचाती हैं, और इस नलिका को बोलते हैं हम स्टेंसन की नलिका। और जो दोस्तों ये नलिका खुलती हैं यह ऊपर वाले जबड़े के सेकेंड मोलर पर खुलती हैं। जो मोलर दांत होते हैं उसके दूसरे मोलर दांत पर ये है खुलती हैं। ये 2 होती हैं, तो ऊपर वाले जबड़े के दोनों, इस तरफ वाले और इस तरफ वाले दोनों मोलर दांत के ऊपर ये खुलती हैं। और जो दोस्तों ये ग्रंथि होती हैं इसके बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ये सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो यह पैरोटिड ग्रंथि होती हैं इसके अंदर विकार आ जाता है या कुछ बीमारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से यह कभी कभी कम लार स्रावित करती हैं या फिर लार स्रावित करना बंद कर देती हैं। और तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मम्स। यह एक तरह से बीमारी का नाम है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्रंथि के विकार को या संक्रमण को क्या बोलते हैं, तो मम्स बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि पैरोटिड ग्रंथि बहिस्रावित ग्रंथि होती हैं, क्योंकि यह अपने सिक्रेशन को एक नली के माध्यम से माउथ कैविटी में लाती हैं, तो यह बहिस्रावित ग्रंथि हो जाएंगी।
दोस्तों आपको बहिस्रावी और अंतःस्रावी के अंदर तो पता होगा, बेसिक बात है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने सीक्रेशन को नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो अपने सीक्रेशन को ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। दूसरा हम इसके बारे में लिख देते हैं कि यह पैरोटिड ग्रंथि एक जोड़ी होती हैं। और आपको इसके बारे में एक बात ये भी याद रखनी है कि यह सर्वाधिक लार स्रावित करती हैं। और दोस्तों जो ये पैरोटिड ग्रंथि होती हैं इसका सीक्रेशन टेंशन की नलिका के माध्यम से मुख गुहा में आता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी मुख गुहा के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन का मुख गुहा के अंदर से ही पाचन शुरू कर देता है। जैसे कि वसा का पाचन नहीं कर पाता है, लेकिन जो नॉर्मल फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उनका पाचन मुख गुहा से शुरू कर देता है। तो वो टाइलिन एंजाइम यह पैरोटिड ग्रंथि स्रावित करती हैं। तो यह चीज़ भी आपको याद रखनी है कि टाइलिन एंजाइम का स्रवण पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा होता है। और जो इसका संक्रमण होता है पैरोटिड ग्रंथि का, उसे मम्प्स बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़्यादा याद रखना है। तो हम लिख देते हैं पैरोटिड ग्रंथि के संक्रमण को पैरोटिड ग्रंथि के संक्रमण को मम्प्स कहते हैं। तो आपको पैरोटिड ग्रंथि के बारे में ये सारी बातें याद रखनी हैं, और इन बातों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अब हमें पढ़नी है दूसरी ग्रंथि, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। तो हम वो पढ़ते हैं। दूसरी ग्रंथि होती हैं सब मैक्सिलरी, या इसे सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। हम पहले डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैक्सिला होता है और यहाँ पर मैंडिबुलर होता है, और यहाँ पर पाई जाती हैं अपनी सब मैक्सिलरी ग्रंथि। यानी कि यह जो मैक्सिला और मैंडिबुलर के जॉइंट पर पाई जाती हैं, इसलिए इसको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्रंथि बोलते हैं। और इसकी जो नलिका होती हैं ये भी नलिका के माध्यम से अपना सीक्रेशन छोड़ती हैं। तो ये भी एक तरह की बहिस्रावी ग्रंथि है। और इसकी जो नलिका होती हैं, इस नलिका को बोलते हैं वार्टन की नलिका। और दोस्तों जो ये वार्टन की नलिका है, ये लार ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी नलिका है, इसलिए हम लिख देते हैं कि यह सबसे बड़ी नलिका है। और जो यह सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो ग्रंथि होती हैं, यह सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती हैं। और यह भी एक जोड़ी पाई जाती हैं, तो संख्या के अंदर दो होती हैं। तो यह बातें हम लिख देते हैं एक बार फिर से। यह भी एक तरह से बहिस्रावी ग्रंथि है। एक जोड़ी पाई जाती है।
और ये सर्वाधिक लार स्रावित करती हैं। और दोस्तों जो इसकी नलिका होती हैं, वार्टन की नलिका, इसके द्वारा ये माउथ कैविटी के अंदर खुलती हैं। वार्टन की नलिका लार ग्रंथियों के अंदर सबसे लंबी नलिका होती हैं। तो ये वार्टन की नलिका के द्वारा माउथ कैविटी में खुलती हैं। तो ये सारी बातें आपको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्रंथि के अंदर याद रखनी है। और हमारी जो तीसरी और सबसे आखिरी लार ग्रंथि होती हैं सब लिंगुअल ग्रंथि, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरी जो ग्रंथि होती हैं दोस्तों, उसका नाम है सब लिंगुअल ग्रंथि। सब लिंगुअल जो ग्रंथि होती हैं दोस्तों, वह जो अपनी जीभ जुड़ी होती है जिस जगह से फ्रेनुअल लिंगम, देख लो कि जैसे कि ये अपनी जीभ हो गई, तो ये यहाँ से जुड़ी हुई है फ्रेनुअम लिंगुअल। तो एक तो अपनी यहाँ पे पाई जाएंगी फ्रेनुलम लिंगुअल के आगे, और एक तो पीछे होगी और एक आगे होगी। तो यह इसको लिख देते हैं हम फ्रेनुलम लिंगुअल। और यह होती है अपनी सब लिंगुअल ग्रंथि। और जो ये ग्रंथि होती हैं, यह भी अपने सिक्रेशन को एक नलिका के द्वारा ही माउथ कैविटी के अंदर भेजती हैं। और इस नलिका का नाम होता है बार्टोलिन्स की नलिका। और इस नलिका को रिविनस की नलिका भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और जो ये नलिका होती हैं, ये सबसे छोटी नलिका होती हैं लार ग्रंथियों के अंदर। और जो ये ग्रंथि भी होती हैं लार ग्रंथि, यह भी सबसे छोटी ग्रंथि होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। और संख्या के अंदर भी दो होती हैं, यानी कि दो तो पेरोटिड ग्रंथियाँ होती हैं, दो सब मैक्सिलरी होती हैं और दो सब लिंगुअल होती हैं, यानी कि कुल हमारे अंदर 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं कि यह भी एक तरह से बहिस्रावी ग्रंथि है। और यह संख्या के अंदर कितनी एक जोड़ी होती हैं, यानी कि कुल 2 होती हैं। और यह बार्टोलिन्स की नलिका, बार्टोलिन्स की नलिका के माध्यम से जो इसके अंदर लार होती हैं उसको मुख गुहा के अंदर भेजती हैं। और ये जो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी अपनी तीनों लार ग्रंथियाँ, ये लार स्रावित करती हैं। तो अब हम लार के बारे में देख लेते हैं कि लार क्या होती हैं और उसके अंदर क्या क्या होते हैं एंजाइम्स। तो हम अब लार के बारे में देखते हैं। जिसे स्लाइवा भी बोलते हैं।
जो बेसिकली दोस्तों जो लार होती हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं, मतलब बहुत ही हल्का सा उसका जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, क्योंकि जो इसका पीएच होता है, इसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है, इसलिए यह इसका नेचर है जो हल्का सा अम्लीय होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं लार के अंदर, हम वो देख लेते हैं। लार के अंदर दोस्त पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक दिन में कितनी लार स्रावित होती हैं। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 ml यानी कि 1 से 1.5 लीटर जो लार होती हैं हमारे शरीर के अंदर स्रावित होती हैं प्रतिदिन। देख लीजिए आप, एक दिन के अंदर हमारे अंदर 1000 से 1500 ml यानी कि 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती हैं। अब इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो लार के अंदर मुख्य रूप से जल यानी कि वाटर होता है, और यह लगभग होता है 98%। लार के अंदर 98% तक वाटर होता है, और इसके अंदर होता है लाइसोजाइम, और इसके अंदर दोस्तों होता है थायोसाइनेट, थायोसाइनेट होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि इसकी प्रकृति एंटीबैक्टीरियल होती है, यानी कि हमारे भोजन के अंदर जो भी जीवाणु आते हैं उनको ये थायोसाइनेट होता है जो मार देता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। और लार के अंदर पाया जाता है टाइलिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है माउथ कैविटी के अंदर ही। तो मुख्य रूप से लार के अंदर ये 4 पाए जाते हैं, आपको यही याद रखने हैं। अब हम लार हो गई हैं, अपनी लार ग्रंथियाँ भी हो गई हैं। अब हम पढ़ने हैं हमें आहार नाल। आहार नाल की हम एक बेसिकली कार्ड देखते हैं आहार नाल की ओती की। हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी वो डायग्राम दिया गया है, इसलिए हम वो देख लेते हैं। आहार नाल को हम अनुप्रस्थ काटते हैं। आहार नाल देखिए दोस्तों, अपनी 1 मिनट आपको मैं वापस शुरू से बता देता हूँ ताकि आप वापस कनेक्टेड रहे। यहाँ पे अपना मुख गुहा होती है, और यहाँ पे होती है अपनी ग्रसनी, और यहाँ पर पाई जाता है अपनी ग्रसिका, और इधर वाइंड पाइप होता है। ग्रसिका से आहार नाल जाती हैं आमाशय में, आमाशय से जाती हैं ग्रहणी में यानी कि छोटी आंत में, और फिर ग्रहणी से डोडेनम और जेजुनम, नहीं सॉरी, ग्रहणी से जेजुनम और इलियम में जाती हैं। फिर बड़ी आंत के अंदर जाती हैं, बड़ी आंत के अंदर अपेंडिक्स के पास से ये जाती हैं बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से अपने मल द्वार तक आहार नाल होती हैं। तो हमें बेसिकली इसकी एक हमारे जो बुक हैं उसके अंदर तो एक अनुप्रस्थ काट का चित्र दर्शाया गया है, और उसके अंदर बताया गया है कि आहार नाल के अनुप्रस्थ काटने पर वो कैसे दिखाई देती हैं। तो हम अनुप्रस्थ भी देखेंगे और हम अनुदैर्ध्य भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यहाँ पे बता देता हूँ मैं। आहार नाल के अंदर जो सबसे बाहरी लेयर होती हैं अनुप्रस्थ काटने पर उसे बोलते हैं सीरोसा, और उसके बाद इसके अंदर पेशी अस्तर होता है, उसके बाद सब म्यूकोसा होता है, उसके बाद म्यूकोसा होता है, और उसके अंदर यूमेन होती है जिससे कि हमारा भोजन जाता है। तो हम अब यहाँ पर पेशी अस्तर बना लेते हैं। पेशी अस्तर दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अनुदैर्ध्य,
और एक होता है वर्तुल। ये दोस्तों होता है पेशिया स्तर। अनुदैर्ध्य ये बार वाला होता है, ये पेशिया स्तर ही होता है, लेकिन इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य पेशिया स्तर। और जो ये वाला अंदर वाला होता है, ये होता है वर्तुल पेशिया स्तर। तो ये पेशिया स्तर के अंदर ही आता है, आपको याद रखना है। और इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं सब म्यूकोसा। मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये सब म्यूकोसा हो गई, इधर लिख देता हूँ। और जो इसके अंदर की जो लेयर होती हैं उसे मैं इसे रेड पेन से बना देता हूँ। ये सब म्यूकोसा होती हैं, और इसके अंदर जो होती हैं इसे बोलते हैं म्यूकोसा। और सबसे अंदर वाली जो होती हैं लेयर उसे बोलते हैं ल्यूमेन, जहाँ से अपना भोजन प्रवाहित होता है, यानी कि आगे जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने पढ़ ली आहार नाल की होती की। आज हमने इसका अनुप्रस्थ काट पढ़ा है, और कल हम इसका अनुदैर्ध्य काट देखेंगे। तो आज हमने लार ग्रंथियाँ भी पढ़ी, और लार के बारे में पढ़ा। लार की पीएच होती हैं 6.8 अम्लीय नेचर की होती हैं। और आहार नाल की ओतिकी पढ़ी। आहार नाल की ओतिकी के अंदर हमने इसको अनुदैर्ध्य काट के देखा, कल हम अनुप्रस्थ काट के देखेंगे। तो आज की लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, और हम कल वापस चौथा लेक्चर लेके आएंगे। उसके अंदर हम अनुप्रस्थ काट देखेंगे, और भी आगे जो ग्रहणी आमाशय सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको पढ़े रहना है। ओके बाय, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके गुड बाय।